रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। पेड़ों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा। ये लाइनें सुनते ही स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। बिल्कुल। गांव में हलचल है, सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये लाइनें हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के। एक ऐसी कहानी जो हम सब ने कभी न कभी पढ़ी है और जिसकी मासूमियत शायद हमारे दिलों में आज भी कहीं बसी हुई है। और आज हम उसी जानी पहचानी कहानी की उन परतों को खोलने की कोशिश करेंगे जिन्हें शायद हमने पहले नजरअंदाज कर दिया हो। तो चलिए 4 साल के हामिद और उसकी बूढ़ी दादी अमीना की दुनिया में चलते हैं। पर इस बार सिर्फ कहानी सुनने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने के लिए कि प्रेमचंद शब्दों के जरिए कैसे एक पूरा संसार रचते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ईद की सुबह से। गांव के बच्चे वो सबसे ज्यादा खुश हैं। हाँ, उन्हें क्या मतलब कि घर में सेवैयां हैं या नहीं, उनके लिए तो ईद का मतलब है मेला। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15, और इन सब में सबसे ज्यादा खुश है हामिद, 4-5 साल का दुबला पतला लड़का जिसके माँ बाप नहीं है। और यहीं पर प्रेमचंद अपना पहला कमाल दिखाते हैं। हामिद सबसे ज्यादा खुश है और सबसे ज्यादा गरीब भी। ये एक विरोधाभास है ना? हाँ बिल्कुल। उसकी खुशी असलियत पर नहीं, उम्मीद पर टिकी है। उसे बताया गया है कि अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। बिल्कुल। तो हामिद में आशा है। उसकी गरीबी उसके पैरों में दिखती है, जिनमें जूते तक नहीं है, लेकिन उसकी अमीरी उसकी उम्मीद में है। और दूसरी तरफ है उसकी दादी अमीना, जो अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और घर में अन्न का एक दाना नहीं। ये कॉन्ट्रास्ट कितना जबरदस्त है। ये प्रेमचंद का यथार्थवाद है। वो त्योहार की चकाचौंध के पीछे की असलियत दिखाते हैं। अमीना का दुख सिर्फ गरीबी का नहीं है, सही, बल्कि इस बात का भी है कि हामिद की उम्र के सब बच्चे अपने अपने पिता के साथ मेले जा रहे हैं, और हामिद के लिए तो माँ बाप दोनों वही हैं। उसे डर भी है कि 3 कोस की दूरी ये नन्ही सी जान कैसे तय करेगी। कहीं भीड़ में खो ना जाए। वो 3 पैसे देते हुए भी हिचकती है, क्योंकि वो उसकी कुल जमा पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और फिर बच्चों का वो काफिला गांव से शहर की ओर चलता है। हामिद भी अपने दोस्तों के साथ है, महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। हाँ, और शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज देखकर वे हैरान है। और उनके बीच की जो बातचीत है वो तो और भी मजेदार है। हाँ, जैसे मोहसिन का ये कहना कि हलवाई की दुकान पर सारा माल जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अच्छा, ये बच्चों की कोरी कल्पना नहीं है, ये उस दौर के ग्रामीण समाज के विश्वासों का आईना है। ये दिखाता है कि बच्चों की दुनिया कैसे बड़ों से सुनी सुनाई बातों से बनती है। और वो अपनी कल्पनाओं का रंग भी चढ़ाते हैं। बिल्कुल, वो दुनिया को अपनी शर्तों पर समझते हैं, जहां जिन्नात का होना एक सच्चाई है। और वो बच्चे समाज पर अपनी राय भी दे रहे हैं, जैसे कि पुलिस वाले खुद चोरी करवाते हैं। ये सुन के हंसी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस समय की व्यवस्था पर एक मासूम सी टिप्पणी भी है। सही कहा। और फिर ये काफिला ईदगाह पहुंचता है। नमाज का वो दृश्य, प्रेमचंद उसे जिस तरह लिखते हैं वो कमाल है। वो लिखते हैं, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। ये लाइनें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। यहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, कोई पद नहीं, सब बराबर है। लेकिन ये बराबरी बस नमाज तक ही रहती है। जैसे ही नमाज खत्म होती है और बच्चे मेले की तरफ भागते हैं, समाज का वो फर्क फिर सामने आ जाता है। सही कहा। अब शुरू होता है मेला। हिंडोला, चरखी, खिलौनों की दुकानें। हामिद की दोस्त अपने पैसों से अपनी छोटी छोटी हसरतें पूरी कर रहे हैं। महमूद सिपाही खरीदता है, मोहसिन को भिश्ती पसंद आता है और नूरे को वकील। और गौर करने वाली बात है कि ये सब खिलौने समाज के ताकतवर पदों के प्रतीक हैं। कानून, व्यवस्था, प्रशासन। और हामिद वो बस दूर खड़ा है। उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं। हाँ, वो ये महंगे खिलौने नहीं खरीद सकता। वो खुद को दिलासा देता है कि ये तो मिट्टी के हैं, गिरेंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन प्रेमचंद एक लाइन लिखते हैं जो दिल चीड़ देती है। वललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। यहाँ उसका सारा तर्क, सारी समझदारी धरी रह जाती है और बस एक बच्चे की हसरत सामने आती है। ये एक बच्चे के मन का असली संघर्ष है, इच्छा और मजबूरी के बीच का। और उसके दोस्त इस संघर्ष को और मुश्किल बना देते हैं। वो उसे मिठाई दिखाकर चिढ़ाते हैं। हाँ, रेवड़ी हाथ में देकर छीन लेते हैं। ये बचपना है, शायद इसमें कोई क्रूरता ना हो, लेकिन ये हामिद को उसकी गरीबी का एहसास और शिद्दत से कराता है। मिठाइयों की दुकानों के बाद
लोहे की चीजों की दुकान आती है। यहाँ खिलौनों जैसी कोई चमक दमक नहीं है, और यही हामिद लुक जाता है। उसे कई चिमटे रखे हुए दिखते हैं और फिर वो ख्याल आता है जो इस कहानी को अमर बना देता है। उससे याद आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। हाँ, जब वो तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनकी उंगलियां जल जाती हैं। वो सोचता है अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या ये थोड़ा अविश्वसनीय नहीं लगता कि 4-5 साल का बच्चा जो अभी अभी खिलौनों के लिए ललचा रहा था, वो अचानक इतनी गहरी बात सोचेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसे अगर हम सिर्फ यथार्थवाद के चश्मे से देखेंगे तो शायद ये अविश्वसनीय लगे। अच्छा। लेकिन प्रेमचंद यहाँ मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये तर्क दे रहे हैं कि परिस्थितियां और जिम्मेदारियां इंसान को उम्र से पहले बड़ा बना देती हैं। हामिद का खिलौनों को छोड़कर चिमटे के बारे में सोचना, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये उस पल का प्रतीक है जहां हामिद का बचपन खत्म होता है और एक जिम्मेदार इंसान का जन्म होता है। वाह, ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। वो सिर्फ एक चिमटा नहीं खरीद रहा, वो अपनी बचकानी इच्छाओं की कुर्बानी दे रहा है। और वो इसका पूरा हिसाब किताब भी करता है मन में। वो सोचता है खिलौने तो पल भर की खुशी हैं, किसी काम के नहीं। हाँ, और चिमटा कितने काम की चीज है। और सबसे बड़ी बात, दादी दुआएं देंगी और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। ये एक बच्चे का भोला तर्क है, पर इसमें बहुत गहराई है। और फिर वो मोल भाव करके उन 3 पैसों में वो चिमटा खरीद लेता है और उसे कंधे पर ऐसे रखता है मानो कोई बंदूक हो, और शान से अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। यहाँ से कहानी का रुख ही बदल जाता है। अब तक हामिद कमजोर था, लेकिन अब उसके हाथ में एक हथियार है। बिल्कुल। दोस्त मजाक उड़ाते हैं, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? लेकिन अब हामिद की जुबान खुल जाती है। वो बड़ी चतुराई से अपने चिमटे का बचाव करता है। वो कहता है कि उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहलवान, एक सुपर हीरो। सोचिए, एक बच्चा अपने 3 पैसे के चिमटे को इतनी बड़ी उपाधि दे रहा है। वो सिर्फ उपाधि नहीं दे रहा, वो एक नया तर्क गढ़ रहा है। हाँ, जब दोस्त कहते हैं कि ये कोई खिलौना नहीं, तो वो कहता है क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। वो साबित कर देता है कि उसका चिमटा खिलौनों का राजा है। और उसका सबसे मजबूत तर्क तो तब आता है जब मोहसिन कहता है कि चिमटे का मुंह तो रोज आग में जलेगा। हाँ, इस पर हामिद का जवाब शानदार है। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती तो औरतों की तरह घर में घुस जाएंगे। और देखते ही देखते बाजी पलट जाती है। हाँ, जिन दोस्तों के खिलौनों के लिए हामिद ललचा रहा था, अब वही दोस्त अपने खिलौने उसे देकर उसके चिमटे को छूकर देखना चाहते हैं। हामिद ने न सिर्फ एक चिमटा खरीदा था, बल्कि उसने अपनी इज्जत और धाक भी जमा ली थी। और फिर घर वापसी के रास्ते में जो होता है वो प्रेमचंद की एक तीखी सामाजिक टिप्पणी है। हाँ, एक एक करके सबके मिट्टी के खिलौने टूट जाते हैं। नूरे का वकील, महमूद का सिपाही, सब मिट्टी में मिल जाते हैं। ये सिर्फ खिलौनों का टूटना नहीं है, ये एक बहुत गहरा प्रतीक है। अच्छा? प्रेमचंद कह रहे हैं कि समाज के ये ताकतवर स्तंभ, कानून, व्यवस्था, प्रशासन, जिनकी बाहर से बहुत चमक धमक है, वो असल में मिट्टी की तरह खोखले और नाजुक हैं। एक ठोकर लगती है और वो बिखर जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हामिद का चिमटा, जो उपयोगिता, मेहनत और प्रेम का प्रतीक है, वो मजबूती से टिका रहता है। तो मेले में हामिद ने अपनी बुद्धिमानी से दोस्तों पर तो जीत हासिल कर ली, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो अब घर पर होनी थी, जहां उसकी दादी अमीना इंतजार कर रही थी। और घर पहुंचते ही एक तरह का भावनात्मक विस्फोट होता है। अमीना जैसे ही हामिद के हाथ में चिमटा देखती है, वो छाती पीट लेती हैं। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। उसका गुस्सा जायज है। हाँ, बिल्कुल जायज है। वो एक दादी का गुस्सा है। उसे लग रहा है कि बच्चे ने अपनी सारी इच्छाएं मार दी। उसका गुस्सा असल में उसके अपने दुख और अपराध बोध से निकल रहा है। लेकिन फिर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। हाँ। जब हामिद अपराधी भाव से कहता है, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। और ये सुनते ही सब कुछ बदल जाता है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है। और वो स्नेह भी कोई साधारण स्नेह नहीं था। प्रेमचंद लिखते हैं, ये मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। वो सोचती है, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर
इसका मन कितना ललचाया होगा। और फिर कहानी की वो सबसे अद्भुत लाइन आती है जिसने इस कहानी को कालजयी बना दिया। बच्चे हामिद ने बूढ़ा हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस एक लाइन में कितना कुछ कह दिया गया है। भूमिकाएं जो हैं वो पूरी तरह से बदल गई थी। हाँ, जिस बच्चे को मेले में बेफिक्र घूमना था, उसने एक जिम्मेदार बड़े की तरह अपनी दादी की जरूरत के बारे में सोचा। और जो बुढ़िया जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी थी, वो एक बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। वो दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती हैं। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं हैं, उनमें हामिद के त्याग का दर्द भी है, अपने पोते पर गर्व भी है और अपनी बेबसी का दुख भी है। उन आंसुओं में सारे भाव एक साथ मिल गए हैं। तो ईदगाह सिर्फ एक बच्चे के चिमटा खरीदने की कहानी नहीं है। ये प्रेम, त्याग और उस गहरी समझ की कहानी है जो उम्र की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल। प्रेमचंद ने हमें दिखाया है कि कैसे अभाव और गरीबी में भी इंसानियत और स्नेह की लौ सबसे ज्यादा चमकती है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक सवाल भी छोड़ जाती है ना, जिस पर हमें सोचना चाहिए। हाँ, जरूर। जब हामिद ने खिलौनों की जगह चिमटा चुना, तो क्या उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई या अपना बचपन खो दिया? क्या परिस्थितियों ने उसे समय से पहले ही इतना बड़ा बना दिया कि वो एक बच्चे की तरह सोच ही नहीं पाया? ये सोचने वाली बात है कि जिम्मेदारियों का एहसास इंसान को किस उम्र में और किन हालात में होता है, और यह एहसास उसके बचपन पर क्या असर डालता है। हामिद ने अपनी दादी के लिए जो किया वो महान था, पर उस महानता की कीमत उसने अपने बचपन का एक हिस्सा देकर चुकाई।